the tougher competition in India is Rapido. They're the upstart. 2019 में ओला दिन की 40 लाख राइड्स करता था, उबर 20 लाख और रैपिडो सिर्फ 3 लाख। वहीं 2025 में ओला की राइड्स घटकर 14.3 लाख रह गई, उबर की 30 लाख और रैपिडो की 43 लाख। उबर जो कि 70 कंट्रीज में प्रेजेंट है, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, फंड्स है और रिसोर्सेज है। उसको इंडिया में उसी के गेम में एक इंडियन होम ग्रोन ब्रांड ने हरा दिया, जिसके फाउंडर के पास पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। जो भी रैपिडो ने करा वही सेम चीज ओला और उबर भी कर सकते थे और उससे ज्यादा बेहतर तरीके से। बट फिर भी रैपिडो ने अपनी मार्केट में जगह बनाई और उसके बाद मार्केट को डोमिनेट भी करा। ये केस स्टडी वीडियो होने वाली है इंडियन कैब मार्केट राइवलरी के बारे में। वन ऑफ माई बेस्ट केस स्टडी जो आपको पूरी देखनी चाहिए। अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखने जाओगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। और इस वीडियो में आप सीखोगे इंडियन कैब मार्केट के बारे में रैपिडो के फाउंडर के एक्सपीरियंस से। 2010 में भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी शुरू करते हैं ओला कैब, जो कि एक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म था जिसका बिजनेस यूएसए के उबर से कॉपी करा गया था। 2023 में उबर खुद इंडिया में आ जाता है। उस वक्त तक इंडिया में राइड हेलिंग मार्केट अभी डेवलप नहीं हुई थी। आपको या तो ऑफलाइन ऑटो या कार टैक्सी बुक करनी पड़ती थी या फिर ऑन कॉल किसी लोकल टैक्सी प्रोवाइडर से बात करनी होती थी। पैन इंडिया कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो जो ये इनिशियल प्लेयर थे इनके ऊपर जिम्मा था इस मार्केट को डेवलप करने का, ताकि आगे उससे पैसे कमाई जा सके। और इसके लिए यूज होती है एक क्लासिक सिलिकॉन वैली टेक्निक, जिसमें कि आप पहले पैसा लगाते हो और लोगों को लालच से अपने पास बुलाते हो, फिर उनको आदत लगवाते हो, एंड देन जब आदत लग जाती है फिर आप पैसा कमाना शुरू करते हो। इंडिया में जियो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जियो ने पहले फ्री इंटरनेट दिया और सस्ते फोन दिए ताकि लोग इंटरनेट चला पाए। जब लोग फ्री में इंटरनेट चलाने लगे उनको इसकी आदत पड़ गई। जब लोगों को इस चीज की आदत लग गई तो जियो थोड़े से पैसे चार्ज करने लगा। अब लोगों के पास फ्री वाला ऑप्शन तो था ही नहीं, या तो वो दूसरे प्लेयर्स को पैसे दें जो कि काफी ज्यादा चार्ज कर रहे थे, या फिर थोड़े से पैसे जियो को दे दे। तो लोग जियो के साथ ही बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे कर जियो अपने प्राइजेस बढ़ाते रहता है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बराबर में ले आता है। अब लोगों के पास फ्री का ऑप्शन तो था ही नहीं, किसी ना किसी को इंटरनेट के लिए पैसे तो देने ही थे। और क्योंकि लोगों को इंटरनेट की आदत लग गई थी, अब वो बिना इंटरनेट तो रह नहीं सकते थे। तो इस तरीके से जियो ने नए कस्टमर अपने लिए डेवलप करे। ओला उबर ने भी ऐसे ही करा, सबसे पहले नीड डेवलप कराई। इस फेज का मोटिव होता है कि लोग बस एक बार इनका प्लेटफॉर्म यूज कर ले, जिसके लिए ये काफी हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर। और एडवर्टीज में दो चीजें दिखाई जाती है, पहला इजी टू यूज और दूसरा क्राइसिस। इनके एडवर्टीजमेंट में हमेशा मुश्किल सिचुएशन दिखाई जाएगी, जैसे कि बारिश हो रही है और आपको हॉस्पिटल जाना है, देर रात हो रही है, आपको कोई बस नहीं मिल रही है और आपको घर जाने में काफी लेट हो रहा है, या फिर गर्मी में आपने नए कपड़े पहने और आपको एक भीड़ वाली बस में जाना पड़ रहा है। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन ये अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, ताकि जब आप एक्चुअल में ऐसी क्राइसिस में हो तो आपको इनका नाम याद आए। एंड फिर फर्स्ट यूज पर ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं, ताकि आपको जेब से ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। इसके बाद फिर सेकंड फेज शुरू होता है, जो कि है हैबिट डेवलपमेंट। इसमें मोटिव ये होता है कि किसी भी तरीके से आपके फोन से वो ऐप अब डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कैशबैक, अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं, ताकि आप उस ऐप को दूसरी बार भी यूज करो एंड फिर दूसरी से तीसरी बार भी यूज करो। तो शुरू में जो प्राइजेस है वो आपको ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि आपको डिस्काउंट और अदर ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो आप इवेंचुअली इनकी ऐप यूज करना शुरू कर देते हो। इस टाइम तक कंपनी काफी ज्यादा पैसा खर्च करती है, बस इसलिए कि आपको इस चीज की आदत पड़ जाए। अब आपको भीड़ वाली बस में जाना या बाहर जाकर ऑटो ढूंढना एक मुश्किल काम लगे, उसको आप अवॉइड करने लगो और उसकी आदत ही चली जाए। देन इसके बाद थर्ड फेज आता है, जिसमें एक्चुअली में कंपनी पैसा कमाना शुरू करती है। धीरे धीरे जो प्राइजेस है वो बढ़ा दिए जाते हैं, तो आपको हायर प्राइस भी अब नॉर्मल लगने लगता है। और अब आप बाहर जाकर ऑटो वालों से मोल भाव तो करते नहीं हो, तो आपको एक्चुअल में मार्केट प्राइस का ज्यादा पता भी नहीं चलता। जो भी प्राइस ये प्लेटफॉर्म शो करते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। ओला उबर नए यूजर से कम प्राइस चार्ज करती है। जैसे वो यूजर पुराना होता है उसके प्राइजेस फिर बढ़ने लग जाते हैं। तो 2015-16 तक ओला उबर मार्केट में काफी पैसा फेंक रहे थे। वही बेंगलुरु में पवन गुंटापल्ली शुरू कर देते हैं रैपिडो, विद द आइडिया कि अगर टैक्सी 4 व्हीलर या 3 व्हीलर हो सकती है तो 2 व्हीलर क्यों नहीं हो सकती। आपको बता दूं कि साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पर बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर इंडिया की तरह काफी ट्रैफिक जैम होता है। तो इसी आइडिया को पवन इंडिया में लाते हैं एंड 2016 के अराउंड अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं।
ओला उबर जहाँ इस मार्केट को डेवलप करने में लगे थे, रैपिडो के सामने दूसरी प्रॉब्लम थी कि कार को एज टैक्सी यूज करने के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, पर बाइक टैक्सी यूज करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी। अब यहाँ पर आपको एक सीखने की चीज है, पवन चाहे तो इस आइडिया को ड्रॉप कर सकते थे ये कहकर कि बाइक टैक्सी के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है, एंड ये काफी जेन्युइन रीजन होता है एक आइडिया को ड्रॉप करने का। बट पवन डिसाइड करते हैं अपना मुद्दा सरकार तक पहुंचाने में। वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, एंड उन्हें परमिशन मिल भी जाती है। तो ऐसे 2016 में वो अपने ऑपरेशन शुरू करते हैं अपनी पर्सनल बाइक को एज टैक्सी यूज कर। शुरुआत में वो सिर्फ 500 मंथली राइड्स कर पाते हैं, जो कि काफी कम थी। एक लोकल टैक्सी प्लेयर भी उनसे ज्यादा राइड करता था, पर क्योंकि इंडिया में बाइक टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट काफी न्यू था और ये फेमस होता है क्योंकि इससे लोगों का टाइम और पैसा दोनों बच रहा था, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ राइड्स बढ़ने लगती है। बट इंडिया में बड़ा प्लेयर बनने के लिए बाइक टैक्सी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। पहली बार इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए बस रैपिडो इसके लिए जाना जा सकता था, पर पवन को पता था कि ओला उबर इस कॉन्सेप्ट को जरूर कॉपी करेंगे और आगे करा भी। तो रैपिडो ने अपने प्लेटफॉर्म पर 3 व्हीलर और कार टैक्सी भी लॉन्च कर दी, एंड इवेंचुअली ओला उबर ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी का ऑप्शन डाल दिया। तो अब इन प्लेयर्स के सारे प्रोडक्ट सेम हो गए थे। नाउ टू ग्रो रैपिडो, पवन एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जो कि था व्हाई टू डाउनलोड रैपिडो। ये क्वेश्चन ड्राइवर और कस्टमर दोनों के लिए था। ड्राइवर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर इनफ ड्राइवर होने चाहिए ताकि जब कस्टमर आए तो उसकी टाइम पर राइड बुक हो जाए, एंड कस्टमर ऐसे ही प्लेटफॉर्म से ना जाए। तो ड्राइवर्स को लाने के लिए रैपिडो ने काफी नई चीजें करी, जैसे कि इंस्टेंट पेमेंट। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर वीकली और मंथली सेटलमेंट होता था, रैपिडो लाए इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन, जहाँ ड्राइवर्स को साथ के साथ ही पैसा मिल जाता था। यहाँ पर पवन के पास 2 चॉइसेस थी। पहली आसान चॉइस, जैसा दूसरे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं वैसा वो भी करे, और दूसरी मुश्किल चॉइस जिसमें इन्होंने येस बैंक के साथ कोलैबोरेशन करा, जिससे कि पेमेंट डायरेक्टली ड्राइवर के पास जाए और फिर ड्राइवर रैपिडो को कमीशन दे। कमीशन की भी बात कर लेते हैं, तो जहाँ ओला उबर 25 से 30% कमीशन चार्ज कर रही थी, रैपिडो सिर्फ 15% कमीशन चार्ज कर रही थी। इस चीज ने ड्राइवर्स को काफी अट्रैक्ट करा। ओला उबर में धीरे धीरे कमीशन बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से ड्राइवर्स की इनकम घटती जा रही थी और उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन था। आपने नोटिस करा होगा, पहले ओला उबर पर ड्राइवर आपको राइड कैंसिल करने के लिए बोलते थे, और जहाँ भी आपको जाना है वो ऑफलाइन पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते थे। बस आपको राइड कैंसिल करनी होती थी, वो आपसे 20-30 रुपए कम चार्ज करते थे और उनका कमीशन बच जाता था। उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि ड्राइवर्स कस्टमर के साथ डेली डील्स करने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 8:30 बजे अपने घर से ऑफिस निकलता हूँ, तो ड्राइवर मेरे से कहेगा कि वो रोज 8:30 बजे मेरे घर आ जाएगा मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए एट अ फिक्स्ड प्राइस, जो कि प्लेटफॉर्म से कम होगा। इसमें मेरे को भी कम पैसे देने पड़ रहे हैं और ड्राइवर का भी कमीशन बच रहा है। बट इसमें ड्राइवर्स के लिए 2 प्रॉब्लम थी। पहली ये कि मान लो अगर ड्राइवर 8 बजे अपना काम शुरू करता है, तो उसे अपनी पहली राइड इस तरीके की लेनी होगी जो आधे घंटे में फिनिश हो जाए और फिर वो मेरे घर भी पहुंच जाए, जिस वजह से ड्राइवर्स को काफी राइड मिस करनी पड़ती थी और उससे उनका शुरुआती आधा घंटा वेस्ट हो जाता था। एंड सेकंड प्रॉब्लम, जब वो मेरे घर टाइम से आ जाता है तो मैं बोलता हूँ भैया 2 मिनट रुक जाओ, उस 2 की कब 5 मिनट, 5 की 15 मिनट हो जाती है। इस चीज से भी ड्राइवर का टाइम वेस्ट होता है और उसका नुकसान होता है। तो रैपिडो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा टाइम के लिए पैसा देता था कि अगर कस्टमर लेट होगा तो कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि सीधा ड्राइवर के पास जाएगा। एंड थोड़े टाइम बाद रैपिडो ने अपने प्लेटफॉर्म से कमीशन का सिस्टम ही हटा दिया। उसकी जगह रैपिडो ने इंट्रोड्यूस करी प्लेटफॉर्म फी, यानी ड्राइवर्स को डेली के 30 रुपए या फिर मंथली 500 रुपए पे करने होते थे एज प्लेटफॉर्म फी। उसके बाद वो अनलिमिटेड राइड्स कर सकते थे। जो भी पैसा होगा उसमें कोई भी कमीशन नहीं कटेगा, सब ड्राइवर का होगा। एंड ये काफी अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर जितने ज्यादा ड्राइवर्स होंगे उतना ज्यादा उनके पास पैसा आएगा एंड इवेंचुअली उनका रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये प्लेटफॉर्म फी का कॉन्सेप्ट उन्होंने जीरोधा से लिया था। जीरोधा शुरू में तो लॉस मेकिंग था, बट अब काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। एंड रैपिडो भी कुछ ऐसे ही करना चाहता है। वैसे बता दूं, रैपिडो अभी लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट कमाने के लिए रैपिडो को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम करनी होगी, बट आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि रैपिडो भी प्रॉफिट कमा रहा है। देन क्योंकि रैपिडो पे ड्राइवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने कैंपेन लॉन्च करी 5 नहीं तो 50, जिसका कहना था कि अगर 5 मिनट में राइड बुक नहीं हुई तो आपको 50 का रिफंड मिलेगा। हालांकि ये एक मिसलीडिंग कैंपेन थी और इसके लिए रैपिडो को 10 लाख का फाइन भी देना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में 5 मिनट में राइड बुक ना होने पर रैपिडो 50 का रिफंड नहीं दे रहा था।
इंस्टेड अपनी ऐप पर 5 कॉइन दे रहा था जो कि 7 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। बट फिर भी 5 नहीं तो 50 वाली राइम ये काफ़ी चली और इससे काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट हुए। एंड एक और चीज़, क्योंकि राइड हीलिंग प्लेटफॉर्म की ज़्यादातर कस्टमर वुमेन है तो रैपिडो अपने एडवर्टीजमेंट में ज़्यादातर वुमेन को ही दिखाता है ताकि ऐड देखकर उन्हें थोड़ा नॉर्मल लगे और वो कंफर्टेबल हो सके। तो ये थी रैपिडो की केस स्टडी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।